हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स्थ स्टैंडर्ड। चलिए आज हम साइंस का जो लेसन फोर्थ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट वह देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग इट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आपने मेरा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। शिव अनुजा एजुटेक नाम से यह चैनल है और इसके सभी सब्जेक्ट्स और आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं। इसके अलावा फिफ्थ और सेवन्थ स्टैंडर्ड के भी सभी सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें मैंने एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स दोनों करके दिए हैं, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं और आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें यहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। डिज़ास्टर मतलब आपत्ति आना। तो अगर किसी तरह की आपत्ति आती है तो हम उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ इवेंट्स दिए हैं। देखिए यहाँ इस पिक्चर में व्हाट इवेंट्स डू यू सी इन दीज पिक्चर्स। तो हमें यहाँ पर देखिए हर तरह के कुछ इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। सम डिज़ास्ट्रस इवेंट्स हैं। तो उसके लिए हमें किस तरह तैयार रहना चाहिए, डिज़ास्टर क्या होता है, उसका मैनेजमेंट किस तरह से होता है, ये सब हम इस लेसन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिज़ास्टर, व्हाट इज़ मीन बाय डिज़ास्टर। तो फर्स्ट देखिए 4.2 जो हमें एक पिक्चर दिया है उसमें है इफ़ेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक एट किल्लारी। मतलब किल्लारी में एक बार जब अर्थक्वेक हुआ था, भूकंप हुआ था, उस समय क्या स्थिति थी वो हमें यहाँ पर दिखाई गई है। In July 2014, the whole village of Malin in Ambegaon Taluka of Pune district was destroyed in a matter of minutes due to a landslide. तो इसी तरह से एक मलीन विलेज था, देखिए यहाँ 4.4 फिगर में हमें दिखाया गया है, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है, अम्बेगांव तालुका के अंतर्गत। वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ, मतलब ज़मीन खिसकने से पूरा की पूरा जो गांव है वह ध्वस्त हो गया, मतलब समाप्त हो गया, उसमें धंस गया। मैनी गॉट बरीड अंडर द हीप्स ऑफ सॉइल। बहुत सारे जो लोग थे वह मिट्टी के ढेर में ही दब गए। एंड स्टोन एंड लॉस देयर लाइव्स। और मिट्टी या पत्थर के नीचे दब गए और उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो यह इस तरह की आपत्तियां हैं जो आती रहती हैं और जिनके सामना करने के लिए हमें बहुत तैयारी करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी तो हम तैयारी भी नहीं कर पाते और उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। इन नवंबर 2015 मैनी पीपल डाइड ड्यू टू द फ्लडिंग कॉज्ड बाय हैवी रेन्स इन तमिलनाडु। इसी तरह नवंबर 2015 में भी बहुत सारे लोग जो है डाइड हुए, किसमें बहुत ज़्यादा हैवी रेन की वजह से फ्लडिंग हुआ, मतलब बाढ़ आई। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अब व्हाट इज़ डिज़ास्टर? अ सडन इवेंट दैट कॉजेज लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ अ नेशन और सोसाइटी इज कॉल्ड अ डिज़ास्टर। तो डिज़ास्टर मतलब एक ऐसा सडन होने वाली घटना जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जीवन को, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को, और सामाजिक जो जीवन है उस पर बहुत असर पड़ता है। तो इसे हम डिज़ास्टर या आपत्ति कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे हाउ एंड वाई डू द फॉलोइंग डिज़ास्टर्स ऑकर। ये डिज़ास्टर क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। पहला हम देखेंगे फ्लड्स ड्यू टू हैवी रेन्स। बाढ़ आती है बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से। एन अर्थक्वेक, लाइटनिंग, अ वॉल्केनिक इरप्शन एट्सेट्रा। भूकंप आते हैं और कहीं कहीं बिजली गिरती है, कहीं कहीं ज्वालामुखी फट जाता है। थर्ड है फॉरेस्ट फायर। कहीं हम देखते हैं जंगलों में आग लग जाती है। फोर्थ है इंक्रीज्ड रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ लिमिटेड एरिया। कभी कभी बहुत ज़्यादा जोखिम उठाई जाती है जहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ वाले जगह हो, और ऐसे समय में अगर किसी तरह की जोखिम उठाई जाए तो वहाँ पर भी जैसे अगर भगदड़ मच जाती है तो भी किसी भी तरह का जो है आपत्ति आने की संभावना होती है। रैम्पन एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शंस। इसी तरह कभी कभी इमारतें खसक जाती हैं या फिर कंस्ट्रक्शन बराबर न होने की वजह से इमारतें ढह जाती हैं या गिर जाती हैं। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। कभी कभी पर्यावरण का जो है बैलेंस बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। सेवेंथ है टेररिज्म, रायट्स एंड क्राइम्स रिजल्टिंग इन बॉम्ब एक्सप्लोजन, असॉल्ट्स, फायर एंड एक्सीडेंट्स। और कभी कभी तो
कहीं आतंकवादियों की वजह से बहुत नुकसान होता है, बॉम्ब एक्सप्लोजन वगैरह हो जाते हैं, और कभी किसी क्राइम की वजह से भी दुर्घटनाएं या इस तरह की आपत्ति आती है। डिज़ास्टर्स आर ऑफ टू मेन काइंड्स, मैन मेड एंड नेचुरल। तो डिज़ास्टर्स जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक मैन मेड होते हैं और एक नेचुरल होते हैं। अब अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं देखिए, मोमेंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रिलीज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अर्थ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ऊर्जा होती है वह क्या होती है, उसमें मूवमेंट होती है, उसमें हलचल होती है। दिस कॉजेस सिस्मिक वेव्स लीडिंग टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ सरफेस लाइक ट्रेमर्स, शेकिंग, क्रैकिंग अप एट्सेट्रा। और इसकी वजह से जो है एक तरह की लहर जो है वह ज़ोर ज़ोर से उठने लगती है, हलचल होने लगती है, और फिर वह किस में बदल जाती है, जैसे ज़मीन हिलने लगती है और कहीं कहीं दरारें पड़ने लगती हैं। सच वाइब्रेशंस और क्वैकिंग इन अर्थ्स क्रस्ट इज़ नोन एज अर्थक्वैक। तो ऐसी जो वाइब्रेशंस होती है या कंपन होता है जिसे हम क्वैकिंग कहते हैं, उसे हम अर्थक्वैक के रूप में जानते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट बिसाइड्स अदर कॉजेज, मैन मेड कॉजेज लाइक माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स कैन ऑल्सो लीड टू अर्थक्वेक्स। तो कभी कभी तो अर्थक्वेक नेचुरली आते हैं, लेकिन कभी कभी मैन मेड हो जाते हैं, जैसे माइनिंग मतलब खान जो होती है ना, उसमें अगर विस्फोट होता है, या फिर बड़े बड़े डैम्स वगैरह बनाने के लिए सुरंग वगैरह जो बनाई जाती हैं, उनकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है। फ्लड्स क्या होते हैं देखिए, फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग नेचुरल डिज़ास्टर। अब कभी कभी क्या होता है, आप नैसर्गिक आपत्ति होती है जिस पूरे दुनिया में ही समझ लो तो फ्लड के रूप में या बाढ़ के रूप में आती है। ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स इन द सेम प्लेस अ रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स कॉजिंग अ फ्लड। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिसकी वजह से ओवरफ्लो हो जाती हैं नदियाँ, अपने किनारों से की सतह से ऊपर की ओर बहने लगती हैं, जिसकी वजह से बाढ़ आती है, फ्लड आता है। अभी हम देख ही रहे हैं कि जो रेनी सीज़न है उसकी वजह से हमारी ही कंट्री में या फिर बहुत ज़्यादा दुनिया में ऐसी जो नदियां हैं जो अभी भी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे कि बाढ़ आ रही है। सो यह जो है बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से फ्लड्स आते हैं। द वाटर ड्रेनेज सिस्टम इन बिग सिटीज़ फॉल्स शॉर्ट when there is heavy rainfall, resulting in choking of gutters and drainage line. Water overflows onto the roads and surrounding areas एंड इवन एंटर्स नियर बाय हाउसेज। और कभी कभी क्या होता है, जब बहुत बारिश होती है तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो है ड्रेनेज सिस्टम जो होते हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाते। इसकी वजह से गटर्स जो होते हैं वो चोक हो जाते हैं, ड्रेनेज लाइन चोक हो जाती हैं, और पानी जो है वह ओवरफ्लो होने लगता है। रोड पे भी होता है और कभी कभी तो घरों में भी चला जाता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, अभी फ्लड की वजह से क्या इफ़ेक्ट होता है, तो ह्यूज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो फ्लड में, बाढ़ में बहुत सारे जीवन का भी नुकसान होता है और संपत्ति का भी। सॉइल इरोजन मतलब जो ज़मीन है उसकी जो मिट्टी है वह भी पूरी तरह से बह जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो अगर फसलें लगी हों तो उनका भी नुकसान होता है। आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स लाइक स्प्रेड ऑफ डिजीज़ एंड एपिडेमिक्स अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल। और अगर फ्लड के बाद का जो वातावरण हम देखें तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, और कभी कभी तो महामारी जैसी बीमारियां भी फैलती हैं, जिससे लोगों को बहुत नुकसान होता है। अब स्टॉर्म्स क्या होते हैं, मतलब आंधी तूफान आना। देखिए 4.5 जो पिक्चर है वो हमें स्टॉर्म दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आना। द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट्स इन द एटमॉस्फेयर causes changes in weather resulting in strong winds or storms। तो कभी कभी क्या होता है, हाई या लो एयर प्रेशर बेल्ट की वजह से वातावरण में हवा, जिसे हम हवा बोल सकते हैं, या फिर वातावरण या क्लाइमेट में चेंज होता है, वेदर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हवाएं चलने लगती हैं और क्या बोलते हैं हम उसे, आंधी या तूफान आने लगता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ स्टॉर्म, स्टॉर्म क्या इसकी वजह से क्या होता है, ग्रेट डैमेज इन स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन। इसकी वजह से बहुत सारे जो रीजन हैं, प्रदेश हैं, उनमें बहुत नुकसान होता है। ट्रेमेंडस लॉसेस ऑफ
टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत लोगों के जीवन और संपत्ति को नुकसान होता है। डिस्ट्रप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो अफेक्ट होती हैं, और डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी अफेक्टेड होता है। नाउ फॉरेस्ट फायर क्या है, देखिए 4.6 जो है पिक्चर वो हमें फॉरेस्ट फायर के बारे में दिखा रहा है। कभी कभी हम देखते हैं जंगलों में आग लगती है और वह बुझने का नाम ही नहीं लेती है। तो अ फॉरेस्ट फायर इज़ एन अनकंट्रोल्ड फायर इन अ फॉरेस्ट। कभी कभी जंगल में आग लग जाती है, या तो पेड़ों के आपस में टकराने से होता है, या फिर अचानक लगने की किसी वजह से अनकंट्रोल्ड फायर लग जाता है और वह फिर फैलता जाता है। फिर वहाँ पर चाहे वो पॉस्चर हो या ग्रासलैंड हो, उसमें भी लगती जाती है ड्यू टू नेचुरल और मैन मेड कॉजेज़। या तो वो नेचुरली लगती है या फिर किसी मैन मेड कॉजेज़ की वजह से लगती है। मतलब फॉरेस्ट फायर स्प्रेड एट अ ट्रेमेंडस स्पीड, और ये फॉरेस्ट फायर बहुत तेज़ी की से स्पीड में जंगल में फैलती जाती है। इफ़ेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, ग्रेट डैमेज टू नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, जंगल पूरे की पूरे नष्ट होते हैं, और जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। और उसके साथ ही पॉल्यूशन ऑफ एयर होता है, एयर भी प्रदूषित होती है। अभी यहाँ हम देखेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। अब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अगर किसी तरह की आपत्ति आती है तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है। मतलब एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो एकदम एक दूसरे से रिलेटेड है। टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट डिजास्टर्स, मेकिंग प्लान्स टू फेस डिजास्टर्स एंड डेवलपिंग द कैपेसिटी फॉर दैट इज कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे कुछ स्टेप्स लेना जो हम जिससे हम इस डिज़ास्टर को प्रिवेंट कर सकें, इस आपत्ति को रोक सकें या फिर उससे बचाव कर सकें, और प्लान बनाना कि हम अगर डिज़ास्टर आता है तो उसे कैसे फेस करेंगे, और डेवलपिंग द कैपेसिटीज़ फॉर दैट, और अगर हमने क्या क्या ऐसी कुछ मैनेजमेंट करके रखना है जिससे कि हम इसका सामना, आपत्ति का सामना कर सकें। टू प्रिवेंट और रिड्यूस damage caused by natural or man-made disasters, emergency planning and management is required। तो डैमेज को जो भी कुछ डैमेज होगा, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड डिज़ास्टर्स की वजह से हो, तो हमें इमरजेंसी प्लानिंग करनी चाहिए और एक अच्छा सा मैनेजमेंट हमें चाहिए जिससे हम इसे डिज़ास्टर को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अभी हम देखेंगे इंस्टीट्यूट्स एट वर्क। द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वॉज स्टैब्लिश्ड इन 2005। जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वह 2005 में स्टैब्लिश की गई थी। इट अंडरटेक्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट वर्क, जो कि प्लानिंग भी करती है और कहीं डिज़ास्टर होता है तो इम्प्लीमेंटेशन भी करती है अपने मैनेजमेंट वर्क को। Always remember, during a disaster, helping and supporting each other is our moral responsibility। ये हमारी moral responsibility है कि अगर हमारे आसपास कहीं कोई दुर्घटना होती है तो हमें हेल्प करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ कॉन्टेक्ट दिए हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, जैसे पुलिस है उसके लिए 100 है, फायर ब्रिगेड है उसके लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 102 और डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल है 108। तो यह सभी दूर एक जैसे होते हैं हमारी कंट्री में। ठीक है, अब रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे, तो लेट अस सी व्हाट प्रिकॉशंस वी कैन टेक बिफोर और इन द इवेंट ऑफ अ नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर। तो हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सबसे पहले तो कीप वॉचिंग टीवी एंड रेडियो न्यूज़ एंड बुलेटिन्स। तो अगर किसी तरह का डिज़ास्टर होने वाला है या आपत्ति आने वाली है, क्लाइमेट से रिलेटेड हो या फिर किसी कोई भी ऐसी जोग्राफिकल कंडीशन अगर हमें पता रही हो, तो हमें जो रेडियो न्यूज़ या टीवी न्यूज़ है उसे फॉलो करना चाहिए। यूज़ बैटरी ऑपरेटेड रेडियोज़ एंड मोबाइल्स, हमें बैटरी ऑपरेटेड रेडियोज़ और मोबाइल्स ज़्यादा यूज़ करने चाहिए ऐसे समय में। हीड द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट केयरफुली, और जो भी वार्निंग या चेतावनी अगर हमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दी है तो उसे हमें केयरफुली फॉलो करना चाहिए। यूज़ द वेबसाइट www.imd.government
gov.in, इस तरह की जो वेबसाइट है उसे भी हमें यूज़ करना चाहिए। फिर फिफ्थ है लैंडस्लाइड्स ऑकर इन हिली एरियाज ड्यू टू अ क्लाउड बर्स्ट और हैवी रेन्स। कभी कभी लैंडस्लाइड्स होती हैं हिली एरियाज़ में, पहाड़ी एरियाज़ में। क्यों? तो क्लाउड बर्स्ट मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, बादल फटते हैं और बहुत ज़ोर से बारिश होती है, उस वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं। ऑन सच ओकेजन्स डू नॉट टेक शेल्टर एट द फुट ऑफ द हिल। ऐसे समय में हमें हिल के जो नीचे का भाग है वहाँ पर शेल्टर नहीं लेना चाहिए, वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। ड्यूरिंग फ्लड्स डू नॉट लिंगर इन हाउसेस और एरियाज ऑन रिवर बैंक्स। और फ्लड के समय में हमें अपने जो घर के, अगर हम नदी के आसपास रहते हों तो हमें वहाँ से हट जाना चाहिए। सीक शेल्टर इन अदर सेफ प्लेस, हमें कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। मूव टू सेफर प्लेसेस एट अ ग्रेटर हाइट, और ऐसी जगह पर मूव होना चाहिए जो कि नदी किनारों से ऊपर की ओर हों। डू नॉट स्टेप इन टू द वाटर करंट्स और ड्राइव अ व्हीकल इन टू दैम। और फ्लड के समय में कभी भी हमें पानी के पास में, पानी की लहरों के साथ नहीं जाना चाहिए, या फिर वहाँ पर कोई व्हीकल भी हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए पानी में। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक रोड्स split open, the ground cracks, railway tracks get uprooted. Hence, when moving from one place to another, ensure that the road is safe further on. और अगर अर्थक्वेक हुआ है, भूकंप आया है, तो ऐसे समय में हम देखते हैं कि अक्सर जो रोड हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब उनमें दरारें आती हैं, ग्राउंड मैदान भी क्रैक हो जाते हैं, रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो भी उखड़ जाते हैं। इसलिए अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हों ऐसे समय में, तो हमने देखना चाहिए कि रोड मस्ट बी सेफ, वह अच्छे आगे तक अच्छे होने चाहिए। टेक शेल्टर इन रिलीफ कैंप्स एज दे प्रोवाइड मेडिसिन्स, फूड पैकेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड एट्सेट्रा। अगर ऐसे समय में हम कहीं पर रुक रहे हैं तो हमें जो शेल्टर है, हमें कहाँ रुकना चाहिए? जहाँ रिलीफ कैंप्स हों वहाँ पर ही हमें रुकना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमें मेडिसिन्स की और फूड की और पानी की, फर्स्ट एड की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर इन पब्लिक प्लेसेस लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस एट्सेट्रा। और अगर हमें फायर से प्रोटेक्शन करना है तो हमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने चाहिए। कहाँ पर? जैसे स्कूल्स हों, हॉस्पिटल्स हो, रेलवे स्टेशंस हों, ऐसी जगह पर। सी हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स। हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए। जैसे अगर भूकंप आ रहा है तो सी दिस मैन इज़ गोइंग डाउन द टेबल, मतलब टेबल के नीचे वह रुका हुआ है। तो इस तरह से हमें अपना बचाव करना चाहिए। फर्स्ट एड, अभी प्राथमिक उपचार हम किस तरह से करेंगे? इन डे टू डे लाइफ समटाइम्स वी हैव टू फेस डिजास्टर्स और एक्सीडेंट्स ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शंस। ऑन सच ओकेजन्स इट इज़ नेसेसरी टू गिव सम इमीडिएट एड इवन बिफोर मेडिकल ट्रीटमेंट बिकम्स अवेलेबल। हम डे टू डे लाइफ में भी हमारे पास कुछ ना कुछ होता रहता है, छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है हमारे साथ में। तो ऐसे समय में हमें तुरंत मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती, तो ऐसे समय में हमें किस तरह का फर्स्ट एड करना चाहिए? फर्स्ट है एक्सटर्नल ब्लीडिंग। अगर हमें बाहरी जो जोड़ से मतलब रक्त बह रहा है या खून बह रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? इफ़ अ पर्सन इज़ ब्लीडिंग, किसी को अगर इस तरह की ब्लीडिंग हो रही हो तो फर्स्ट मेक हिम सिट और लाई डाउन कंफर्टेबली, उससे आराम से बैठने के लिए कहेंगे। कीप द ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द बॉडी अबाउट द लेवल ऑफ द हार्ट एंड क्लीन इट विथ वाटर। तो उसका जो पोर्शन है उसे हम बॉडी के ऐसे भाग से रखेंगे कि वो अब उसके हार्ट से थोड़ा ऊपर हो, और फिर उसे पानी से वॉश करेंगे, साफ़ करेंगे। अगर बर्न्स एंड स्कल्स, माइनर बर्न्स, अगर कहीं जल जाता है, माइनर बर्न्स रहा, तो हम क्या करेंगे? द इंजर्ड पार्ट शुड बी वॉश्ड विथ वाटर और हेल्ड अंडर वाटर। तो हमें ऐसे समय में क्या करना चाहिए कि इंजर्ड पार्ट जो है उसे पानी के नीचे हमें रखना चाहिए, जो भी जला हुआ पार्ट है। गिव द विक्टिम वाटर टू ड्रिंक, और जो भी विक्टिम है उसे हमें पानी पीने के लिए देना चाहिए। क्लीन द वुंड्स यूजिंग अ कॉटन स्वैप सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। और कॉटन में हमें एंटीसेप्टिक जो है क्रीम लगाकर इंजर्ड पार्ट में लगाना चाहिए। गिव द विक्टिम वाटर टू ड्रिंक, और हमें पानी उसे देना चाहिए। डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट, और ऐसे समय में अगर उसका कुछ
थोड़ा सा जल गया हो, जख्म हुआ है, तो ऐसे समय में हमें उसे ऑयली ऑइंटमेंट नहीं लगानी चाहिए। कवर वुंड्स यूजिंग ड्राई ड्रेसिंग, और उससे जो भी वुंड्स है उससे कवर करने के लिए ड्राई चीज़ यूज़ करना चाहिए, चाहे वो ड्राई ड्रेसिंग हो। और उसके बाद है, अगर सीरियस बर्न होता है तो गिव इमोशनल सपोर्ट, उसे इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, मतलब उसे सांत्वना देनी चाहिए कि उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कवर द वुंड्स विथ स्टेरिलाइज्ड क्लोथ, अगर कोई स्टेरिलाइज्ड क्लोथ हो तो उसे उस जख्म को ढकना चाहिए। रिमूव ज्वेलरी शूज़ एक्सेट्रा इफ़ ईज़िली पॉसिबल, अगर उस पर्सन ने ज्वेलरी या शूज़ पहने हैं तो उसे आराम से निकाल दीजिए। डू नॉट टच और बर्स्ट द ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन, अगर स्किन में ज़्यादा जख्म है, ज़्यादा जला है तो हमें उसे टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट, हमें ऑयली ऑइंटमेंट नहीं लगानी है। डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लोथ इफ़ इट इज़ स्टक टू द बर्न स्किन, अगर बर्न स्किन के साथ कोई कपड़ा वगैरह चिपक गया है तो उसे निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। If the patient is conscious, give water to drink but avoid tea or coffee or other stimulating drinks. अगर पेशेंट कॉन्शियस है, होश में है थोड़ा, तो उसे पानी पीने के लिए देना चाहिए और कोई भी चीज़ चाय या कॉफ़ी वगैरह नहीं देनी चाहिए या किसी और तरह का ड्रिंक नहीं देना चाहिए। गेट मेडिकल एड एट वंस, और बहुत जल्दी ही उसे मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करानी चाहिए। नाउ सनस्ट्रोक होता है तो क्या करना चाहिए। सनस्ट्रोक मतलब कभी कभी हमें धूप लग जाती है ना, तो हमें क्या करना चाहिए। व्हेन वी वर्क इन द सन कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम द बॉडी लॉसेस लॉट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जब हम सूरज की उष्णता में कंटिन्यू काम करते हैं तो हमारे बॉडी में पानी की भी कमी हो जाती है और मिनरल्स की भी कमी हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न फॉर सनस्ट्रोक, और इसे ही सनस्ट्रोक का मेन कारण माना जाता है। रेमेडियल मेजर्स, अगर इस तरह से सनस्ट्रोक होता है तो हमें क्या करना चाहिए। टेक द पेशेंट टू अ कूल प्लेस और इन द शेड, ऐसे समय में हमें पेशेंट को ठंडी छाँव में लिटा देना चाहिए। स्पॉन्ज द होल बॉडी विथ कोल्ड वाटर, उसकी पूरी बॉडी को ठंडे पानी से स्पॉन्ज करना चाहिए। प्लेस अ क्लोथ सोक्ड इन कोल्ड वाटर ऑन द नेक, और गर्दन पर एक ठंडे पानी से भरी हुई पट्टी रखनी चाहिए, गीली पट्टी रखनी चाहिए। गिव प्लेंटी ऑफ वाटर और लिक्विड लाइक शरबत टू ड्रिंक, उसे बहुत सारा पानी या फिर जूस या शरबत देना चाहिए। इफ़ द पेशेंट फील्स लाइक वोमिटिंग मेक हिम लाई प्रोन, दैट इज़ ऑन हिज हर एब्डोमेन विद द हेड टर्न टू वन साइड, अगर उसे उल्टी आ रही है, वोमिटिंग होने की संभावना है तो उसे थोड़ी टर्न करके लिटा देना चाहिए। गेट मेडिकल हेल्प और शिफ्ट द पेशेंट टू हॉस्पिटल, अगर ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो हमें मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए या फिर उसे हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। फोर्थ है स्नेक बाइट, अगर स्नेक बाइट होता है तो क्या करना चाहिए। देयर आर नियरली 2000 स्पीशीज ऑफ स्नेक्स, ऑफ दिस ओनली अ फ्यू लाइक कोब्रास, क्रेट्स, वाइपर्स एंड सी स्नेक्स आर पॉइजनस, तो 2000 स्पीशीज़ हैं स्नेक्स की, लेकिन उसमें से कुछ ही जो स्पीशीज़ हैं जो वो पॉइजनस होती हैं। देयरफॉर ऑल स्नेक बाइट्स आर नॉट फैटल, तो सभी तरह के स्नेक बाइट्स जो हैं नुकसानदायक नहीं होते हैं। हाउएवर फियर कॉजेज सीवियर साइकोलॉजिकल शॉक विच कैन रिजल्ट इन डेथ, लेकिन कभी कभी डर की वजह से साइकोलॉजिकल शॉक मतलब हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो रह पाती है अगर स्नेक बाइट होता है, तो जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इफ़ यू कम अक्रॉस अ स्नेक कॉन्टेक्ट अ सर्पमित्र रादर दैन किलिंग द स्नेक एट वंस, अगर कोई आप स्नेक देखते हो आसपास तो हमें सर्प मित्र जो होते हैं उन्हें बुला लेना चाहिए, हमें स्नेक को मारना नहीं चाहिए। रेमेडियल मेजर्स क्या हैं। वॉश द वुंड विथ वाटर, अगर हमें स्नेक बाइट हुआ है, किसी भी पर्सन को हुआ है, तो हमें सबसे पहले उस वुंड को, उस जख्म को पानी से धोना चाहिए। गिव इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट, उसे इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए कि उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाई अ क्लोथ टाइटली अबाउट द वुंड, जख्म के ऊपर हमें कपड़ा बांधना चाहिए। देखिए 4.11 जो पिक्चर है उसमें हमें दिखाया गया है कि वुंड के ऊपर किस तरह टाइट कपड़ा बांधा है। गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प, और जल्दी से हमें मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। अब फिफ्थ है डॉग बाइट।
इन अ डॉग बाइट देयर इज़ अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन थ्रू द ब्लड, और कभी कभी डॉग बाइट में भी इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। यह इन्फेक्शन ब्लड में हो सकता है। हैंस फर्स्ट एड एंड मेडिकल हेल्प आर नेसेसरी, इसलिए हमें फर्स्ट एड और मेडिकल हेल्प लेनी ज़रूरी होती है। रेमेडियल मेजर्स क्या हैं? तो वॉश द वुंड विद द सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और अदर एंटीसेप्टिक। अगर ऐसे समय में पोटेशियम परमैंगनेट हो या कोई अदर एंटीसेप्टिक हो तो उस वुंड को, उस जख्म को हमें पहले वॉश करना चाहिए। कवर द वुंड विद अ क्लीन एंड ड्राई क्लोथ, उस वुंड या जख्म को हमें ड्राई क्लोथ से कवर करना चाहिए। गेट अ डॉक्टर्स हेल्प एंड एन इंजेक्शन ऑफ द एंटी रेबीज वैक्सीन, डॉक्टर की मदद से हमें इंजेक्शन एंटी रेबीज़ का लेना चाहिए। तो यह जो है रेमेडियल मेजर्स हैं। व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या क्या सीखा। अ सडन कैलामिटी इज़ नोन एज डिज़ास्टर, एकदम अचानक होने वाली कोई घटना या दुर्घटना होती है उसे हम डिज़ास्टर कहते हैं। डिज़ास्टर्स कैन बी मैन मेड और नेचुरल, आपत्ति या डिज़ास्टर जो है वो मैन मेड भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। अलर्टनेस एंड इमीडिएट एक्शन आर नेसेसरी ऑन सच ओकेजन्स, हमें ऐसे समय में बहुत जल्दी से एक्शन लेनी चाहिए। इफ़ेक्टिव डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड यूज़ ऑफ रेमेडियल मेजर्स कैन हेल्प रिड्यूस द लॉसेस, और अच्छा डिज़ास्टर मैनेजमेंट रहा और रेमेडियल मेजर्स यूज़ किए जाएं तो हम इन लॉसेस को भी थोड़ा कम कर सकते हैं। एवरी पर्सन शुड नो अबाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड फर्स्ट एड, और हर एक पर्सन ने सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए और फर्स्ट एड लेना चाहिए। सो दिस ये आपका जो लेसन है इट वॉज कंप्लीटेड नाउ। इसके क्वेश्चन आंसर्स में दूंगी अभी।